हेलो गाइस, टुडे हेयर टॉपिक इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है कि हम ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी बायोमोलिक्यूल का सैंपल का मतलब कि वो मे बी प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, या कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी एनी अदर बायोमोलिक्यूल होगा, ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं, वेट को पता कर सकते हैं। ठीक है, उसका बायोमास, उसका वेट पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास अपॉन चार्ज रेशियो। ठीक है, मास बाय चार्ज रेशियो के रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल का, किसी भी एनालाइट का वेट पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम जो भी सैंपल हमारा बायोमोलिक्यूल होता है उसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो कौन से एटम से बना हुआ है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक है, मतलब अगर हमारे पास नैनोमोल में, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी अगर सैंपल होगा तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी उस सैंपल का भी हम मॉलिक्यूल वेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आज देखें, हम टुडे देखें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारी रिसर्च में बहुत ज़्यादा मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे जियोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एरिया में, फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल एरियाज़ में। ठीक है, इन सभी एरियाज़ में टुडे देखेंगे तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारे पास बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। फर्स्टली इजैक्ट मास मीन्स कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम इजैक्ट मास, किसी भी बायोमोलिक्यूल का इजैक्ट मास हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 16 है ना एटॉमिक मास, बट हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू अगर इसका पॉइंट पे मास है ना, 0.15 इस टाइप से आ रहा है, मतलब तो वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन के मेन आइसोटोप का एक ही एटम के मेन आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह से मेन आइसोटोप्स एक ही एटम के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कौन सा आइसोटोप वाला कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो एक हम आइसोटोपिक अबंडेंस और एक होगा एग्जैक्ट मास, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट हमारी जो बेसिक मतलब की कैरेक्टरिस्टिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में मतलब क्या होता है कि फ्रेगमेंट बनना, मतलब पीसीज बनना, छोटे छोटे पीसीज बनना, बॉन्ड का ब्रेक होना, है ना, तो पीसीज बनना। तो वैसे तो इसको हम बेसिक प्रिंसिपल जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो उसे हम डील करेंगे डिटेल में, बट मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्रेगमेंटेशन में क्या, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अब सैंपल होगा, सबसे पहले क्या होता है कि सैंपल होता है ना, जो सैंपल में भी सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर में भी गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं, उसको गैसेस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देन हम क्या करते हैं, सैंपल को आयोनाइज करते हैं। बहुत सारे सोर्स होते हैं आयोनाइजेशन करने के। ठीक है, बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉन, जैसे स्प्रे आयोनाइजर को होता है, माल्टीटॉप होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं जो हम जिससे आयोनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो आयोनाइज करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है ना, वो अपने आप को अनस्टेबल फील करता है। ठीक है, उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है, केटाइन बनता है, तो हमारा केटाइन है, साथ में फ्री रेडिकल भी। ठीक है, वो अपने आप को अनस्टेबल फील करता है। तो अपने आप को मतलब स्टेबल फील करवाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो हमारा सैंपल होता है वो क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है, मतलब कि कहने का मतलब ब्रेक होता है, वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, छोटे छोटे पीस में ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो फ्रेगमेंट होते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो जैसा उनका होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा जिस फ्रेगमेंट का, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, उसकी स्पीड उतनी कम होगी। ठीक है, जितना जितना छोटा मास होगा, जितना कम मास होगा, लाइट मास होगा, तो उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है ना। अब जितना ज़्यादा मास होगा, सबसे मतलब जितना कम मास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा, तो वो सबसे पहले डिटेक्टर के पास वही पहुंचता है। अब जैसे डिटेक्टर के पास ये फ्रेगमेंट्स पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, अब वो डिटेक्टर क्या करता है, उनको उनके मास को डिटेक्ट करता है कि क्या मास है, देन उसके बाद उस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, देन ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर पे। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करती है, ग्राफ बनाती है रिलेटिव अबंडेंस एट वाई एक्सिस पे, ठीक है, वर्सेस एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मास टू चार्ज रेशियो होगा। अब जो भी ग्राफ में होगा ना, ग्राफ में पीक्स होंगी। ठीक है, अब वो पीक्स होंगी जो देन उनके पीक्स को, हाँ, वो पीक्स होंगी, वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रेगमेंट्स के साइज को। ठीक है, फ्रेगमेंट के साइज को रिप्रेजेंट करेगी। अब उन फ्रेगमेंट के साइज को हम एवरेज लेके, ठीक है, तो हम किसी भी बायोमोलिक्यूल का या फिर इवन एक सिंगल फ्रेगमेंट का भी हम मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक सिंगल फ्रेगमेंट का भी। इसके थ्रू हम देखो, अब आगे हम देखेंगे सिक्वेंसिंग भी पता कर सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि सिक्वेंसिंग के साथ साथ वेट तो हम पता कर ही सकते हैं, सिक्वेंसिंग पता कर सकते हैं, साथ में हम केमिकल कंपोजिशन कि वो बायोमोलिक्यूल में कौन कौन से टाइप के आइटम्स प्रेजेंट है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास कितना है, 1.0079, बट हम लिखते हैं क्या, नॉमिनल मास हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, है ना। ऐसे फॉर एग्जांपल मतलब हमारा
ये ड्यूटेरियम का दिखा रखा है, ड्यूटेरियम का कितना दिखा रखा है 2.0140 दिखा रखा है, बट हम लिखते हैं कितना ड्यूटेरियम का 2। ऐसे ट्राइटेरियम का होता है, ट्राइटेरियम का ठीक है 3 होता है। ठीक है, तो कार्बन के भी देखो अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। देखो सभी का मतलब देखो इजैक्ट मास मतलब हम यहाँ पे ना पॉइंट में जो मास होता है ना उसको भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 कार्बन का है। ठीक है, 12 कार्बन हम कितना लिखते हैं, एटॉमिक मास 12 लिखते हैं, बट इजैक्ट मास इसका कितना है 12.000। चलो तो इतना ही है। ठीक है, 12.00 सबसे ज़्यादा मतलब जो मतलब हमें जो भी बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन मिलता है वो 12 कार्बन आइसोटोप का ही होता है। ठीक है, इससे 13 कार्बन का हम एटॉमिक मास कितना लिखते हैं 30 लिखते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मास कितना है 13.003। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम एग्जैक्ट मास को भी हम देख सकते हैं कि किसी भी बायोमोलिक्यूल का एग्जैक्ट उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका एग्जैक्ट मास क्या होता है। यहाँ पे हमें दिखा रखा है ग्राफ दिखा रखा है रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आइसोटोपिक अबंडेंस। देखो जैसे पीक जितनी ज़्यादा मतलब हाई आएगी ना, इसका मतलब उस एटम की मतलब उस मॉलिक्यूल में, उस बायोमॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा अबंडेंस है। ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी अबंडेंस। फॉर एग्जांपल 12 कार्बन है और यहाँ पे 13 कार्बन है। तुम्हें पता है 12 कार्बन आइसोटोप की सबसे ज़्यादा अबंडेंस होती है, 99 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब इसकी जो अबंडेंस होती है। ठीक है, CH4 मीथेन दिखा रखा है। ठीक है, इसी तरह 13 कार्बन के आइसोटोप अगर बायोमॉलिक्यूल में 13 कार्बन आइसोटोप देखेंगे तो उसकी अबंडेंस बहुत कम है, इसलिए इसकी पीक बिल्कुल छोटी सी आती है। ठीक है, और इसी को हम फ्रेगमेंटेशन के बेस पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो फ्रेगमेंट बन गए तो वो भी इसी तरह से मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे उनका मतलब सेपरेशन होगा। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा मतलब कि मास होगा, ठीक है, उतना ही जैसे 22, 24, 26, और जितना कम मास टू चार्ज रेशियो होगा वो उसकी पीक आएगी 4, 6, 2 इस तरह से आएगी। ठीक है, और रिलेटिव अबंडेंस क्या बताती है कि जो फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे ना, उस सैंपल के जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कितने नंबर में बन रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल है CH3CH2OH है। अब CH3CH2 जो मान लो सपोज करो बॉन्ड ब्रेक हुआ है CH2OH के बीच में, बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ है, तो CH3CH2 पॉजिटिव साथ में OH, तो फिर CH3CH2 है उसके कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं। ठीक है, उसके अबंडेंस कितने हैं, उसके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। वाई एक्सिस उसकी अबंडेंस बताता है कितने ज़्यादा बने हैं। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है उसको बताएगा, और मास टू चार्ज रेशियो बताएगा कि उसका मास क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होता है। यहाँ पर ग्राफ में पीक्स आते हैं, उनकी सेपरेशन होती है। ठीक है, एज शोन इन योर फिगर। देखो सबसे पहले हम जो भी सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं वेपराइज करते हैं, गैसेस फॉर्म में लेके आते हैं। देन उसको हम क्या करते हैं आयनाइज करते हैं, उसके ऊपर आयंस को मतलब चार्ज को डेवलप करते हैं। देन यहाँ पर देखो क्या लगी होती है एसिलेशन स्लिट्स लगी होती है। एसिलेशन स्लिट्स क्या करती हैं, जो भी हमारा आयनिक जो सैंपल बना है वो हमारा ठीक है स्पेशली कैटाइनिक होता है, तो वो क्या करता है उस एसिलेशन स्लिट्स क्या करते हैं उसको टूवर्ड लेके जाने में हेल्प करती है, मतलब कि उसको डिटेक्टर के पास। ठीक है, क्योंकि एसिलेशन स्लिट्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हमारा सैंपल होता है नेगेटिव चार्ज से क्या करता है इंटरेक्ट करता है, और जिसकी वजह से उसके बाद वो टूवर्ड जाता है मतलब हमारे पास डिटेक्टर की तरफ। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होता है डिफ्लेक्शन होती है। देन यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, मतलब कि अब यहाँ पे मास टू चार्ज रेशो के बेस पे जो भी हमारा सैंपल होता है आयनिक सैंपल होता है वो क्या करता है शॉर्ट होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन होती है उसमें। अब यहाँ पे थोड़ी कर्विंग होती है, कर्विंग का मतलब है थोड़ा सा कर्व होना, बैंड होना। ठीक है, जो भी लाइट होता है जिसका मास लाइट होता है ना, मतलब जो हल्की वेट का होता है जो मतलब हमारा फ्रेगमेंट, ठीक है, वो मतलब कर्व जल्दी करता है एज़ कम्पेयर टू जिसका हैवी वेट होता है। ठीक है, तो जो लाइट वेट का होता है उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है मतलब कम होती है। जितना ज़्यादा वेट होगा उसकी उतनी ही स्पीड क्या होगी कम होगी। अब जिसका वेट जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, तो वो सबसे पहले डिटेक्टर के पास जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम वैक्यूम पंप भी अप्लाई करते हैं। वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम भी एक प्रेशर जनरेट करता है ताकि मतलब हमारे जो भी फ्रेगमेंट्स है वो डिटेक्टर तक मतलब स्पीडली पहुँच सके। ठीक है, अब डिटेक्टर के बाद डिटेक्टर क्या करता है उसको जो भी फ्रेगमेंट्स है उनके साइज़ को डिटेक्ट करता है। देन उसके बाद एम्पलीफायर लगा होता है। देन उसके बाद चार्ट रिकॉर्डर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है। ठीक है, देन उसके बाद पूरा ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में हम क्या करते हैं जो पीक्स हैं उसको हम जो भी पीक्स आएंगी उसको हम वहाँ पे उसकी रिलेटिव अबंडेंस और मास टू चार्ज रेशियो के जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमारी पीक्स आएंगी। देन उस पीक्स की हम एवरेज लेके मॉलिक्यूलर मास को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम सब्सटेंस को सब वही गैसेज या वेपराइज फॉर्म में लेके आते हैं। देन उसके बाद हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस पर बोmbard करते हैं ताकि वो आयनाइज फॉर्म में आ जाए, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, स्पेशली मैंने कहा था ना कैटायन फॉर्म में आ जाए सैंपल। देन उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो उसको हम क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं। देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं बाय द ग्राफ बना के, मतलब कि एक्स एक्सिस पे मतलब मास टू चार्ज रेशियो वर्सेस द वाई एक्सिस पे क्या होगा रिलेटिव अबंडेंस होगी। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रम यही होता है कि बस हम हर एक किसी फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन को हम देख सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप कौन से एटम पे लगा हुआ है, उसका वेट पता कर सकते हैं। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की देख सकते हैं, मतलब कि वो जो सैंपल है उसमें कितने एटम का बना हुआ है वो ठीक है उसकी केमिकल पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट।
देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो प्रिंसिपल में भी यही बताया हुआ कि जो भी हमारा सबसे पहले कोई गैसेस फॉर्म में हमने सैंपल को लिया, उसके बाद हमने उसको बोम्बार्ड किया विद द बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करा, उस सैंपल के ऊपर बोम्बार्ड किया अंडर द प्रेशर बिटवीन 10⁻⁻7 टू 10⁻⁵ mm इस प्रेशर के ऊपर हमने बोम्बार्ड किया। बहुत हाई प्रेशर पर बोम्बार्ड करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टंक्शन एंड रीनियम फिलामेंट का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारा जो भी सैंपल होगा वो हमारा कैटाइनिक आयनिक फॉर्म में आ जाता है। देन उसके बाद वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए फ्रेगमेंट्स बनाता है। जैसे शोन इन योर फिगर में दिखा कर देखो कि सबसे पहले हमारा कोई भी सैंपल है, ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन से बोम्बार्ड किया। अब तुम्हें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कि वो हमारे पास पेयर में रहता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर में रहता है। तो पेयर में रहने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जो भी ये सैंपल है ना, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है। ठीक है, अब जिसकी वजह से ये तो खुद तो पेयर में हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट जो हमारा सैंपल होता है ना, वो उसके ऊपर क्या है, एक फ्री रेडिकल आ जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल प्लस कैटाइन। अब जिससे क्या होगा, ये जो हमारा सैंपल होता है ये रेडिकल कैटाइन बन गया, जिसकी वजह से वो अब कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये जो रेडिकल कैटाइन बना इसी को हम पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट आयन बना है या मॉलिक्यूलर आयन बना है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, फ्रेगमेंट्स बनाता है। अब वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर वो रेडिकल उसके ऊपर रेडिकल भी आ सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कैटाइन भी हो सकता है, या हमारे पास एनाइन भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी आगे फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे उसके ऊपर जो चार्ज है कुछ भी में भी प्रेजेंट। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे हम डॉटर आयन। ठीक है, उनको पेरेंट आयन बोल रहे थे जो पहले बना, अब सेकंड बना, उसको बोल रहे हैं हम उसको बोलेंगे हम डॉटर आयन। यहाँ पे जो भी फिगर में था वो मैंने लिखा भी है कि देखो, जो मैंने बोला कि जो कैटाइन बने थे मतलब आफ्टर आयनाइज के बाद। ठीक है, आफ्टर द आयनाइज के बाद मतलब उसने अपना जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो पेयर में रहता है, तो उसने इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, उस मेटल से मतलब उस मॉलिक्यूल से, उस बायो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया। ठीक है, आफ्टर लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल था वो मतलब जो सैंपल था वो क्या होगा, कैटाइनिक फॉर्म में, आयनाइज फॉर्म में आएगा। उसको बोला मैंने मॉलिक्यूलर आयन या फिर पेरेंट आयन बोला। ठीक है, अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फर्दर क्या करता है, ब्रेक करता है स्मॉल आयंस में, जिसको हम फ्रेगमेंट आयन या फिर हम बोलते हैं डॉटर आयन बोलते हैं। तो अब ये जो आयंस होते हैं उसके बाद हम इसको, मैंने कहा था, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके हम एसिलरेट करते हैं, एसिलरेट करेंगे इसको हम। ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद क्या होगी, इनकी शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू उनका मास टू चार्ज रेशियो कैसा होगा, बाय द अप्लाइंग वेरिएबल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ को। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड होगा वो सारा ये सब जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, मास स्पेक्ट्रम में हो रही है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रम होगी और रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रम पे जो भी मतलब जो भी हम ये जो ग्राफ बनाएंगे, जो भी पीक्स आएंगे, जो भी लाइंस आएंगी ना, वो क्या इंडिकेट करेगी, प्रेजेंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मास। ठीक है, तो जितना मतलब जितनी भी हाई पीक आएगी है ना, या जितनी भी लो पीक आएगी, तो वो हमें बताएगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। ठीक है, और उसकी जो मतलब हम देखेंगे कि जो भी पीक होगी उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर लाई कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे उसका मास क्या है। तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो हर लाइन बताती है कि उस एटम का मतलब उस फ्रेगमेंट का मतलब कि जो वेट है, मॉलिक्यूलर जो वेट है वो क्या है। ठीक है, तो मोस्ट इंटेंस जो भी जितनी भी पीक्स आएंगे ना उस ग्राफ में, जितनी भी पीक्स आती है ना, तो उसमें एक पीक ऐसी होती है जिसको हम स्टेबल बोलते हैं या फिर इंटेंस पीक बोलते हैं। ठीक है, उसको जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी जैसे पेपर एग्ज़ाम होता है ना, सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी टॉप करता है, जो भी स्टूडेंट टॉप करता है, तो उसको हम 100% देते हैं। अब जो भी उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बाकी बच्चों की क्या होती है, परसेंटाइल बनते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी एक पीक होगी जो बहुत स्टेबल होगी, इंटेंस होगी, उसको हम क्या करेंगे, 100 दे देंगे। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हम 100 रखेंगे। ठीक है, बाकी के अदर पीक्स की जो इंटेंसिटी होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे भी क्या हुआ कि देखो, सबसे पहले हम सैंपल को हम वेपराइज फॉर्म में कहेंगे, देन उसको हम आयनाइज करेंगे, उसको हम आयनाइजेशन क्या उसका है ना, और फिर उसके बाद क्या बनाया उसने, पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन बनाया। ठीक है, देन उसके बाद वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, फ्रेगमेंट्स बनाता है, और फ्रेगमेंट्स जो आयन बनते हैं उनको फ्रेगमेंट आयन या फिर डॉटर आयन बोलते हैं। देन उसके बाद हम इसकी डिफ्लेक्शन करते हैं बाय द अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें जो फ्रेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो कर्वेचर आएगा। ठीक है, बेंडिंग करेंगे। देन उसके बाद डिटेक्टर के पास जाएंगे, डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा उनके मास को। देन उसके बाद जो भी सिग्नल होगा उसको किसको भेज देंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में, और देन उसके बाद क्या होगा, ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। मास स्पेक्ट्रा का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, 2 जनरल वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास कोई भी 2 कंपाउंड्स हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, उनकी 2 कंपाउंड्स को आपस में मतलब कि सेपरेट दिखाने के लिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, एक हम किसी भी नए स्ट्रक्चर, अननोन स्ट्रक्चर है, उसके भी स्ट्रक्चर को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रम हेल्प करता है मतलब एग्जैक्ट मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने में। ठीक है, साथ में ये भी इसमें भी हेल्प करता है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और मोलिकुलर वेट तो डिटरमाइन करने में करता ही है हेल्प।
अलॉन्ग विद हेल्प करता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम उस बायोमोलिक्यूल का, उस एनालाइट का हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट को भी, स्ट्रक्चरल जो भी स्ट्रक्चर कंपोजिशन है उस बायोमोलिक्यूल की, उसकी कौन कौन सी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या कोई भी फंक्शन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसकी प्रेजेंस को भी हम रिवेल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मास स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स देखते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले होता है सैंपल इनलेट। अब सैंपल इनलेट क्या होता है, सैंपल सोर्स क्या ले रहे हैं हम, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, क्या है, सैंपल सोर्स लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सैंपल के बाद हम आयनाइजेशन सोर्स, ठीक है, सैंपल को आयनाइज करने के लिए आयनाइजेशन सोर्स होगा, ठीक है। बहुत सारे आयनाइजेशन सोर्स हैं, अकॉर्डिंग टू सैंपल कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आयनाइजेशन सोर्स देखेंगे कौन कौन से यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हमारा मास एनालाइजर है। मास एनालाइजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन टाइप का है टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF, ठीक है, और भी हम देखेंगे। उसके बाद एक होता है आयन डिटेक्टर, आयन को डिटेक्ट करने वाला, ठीक है, ये क्वाड्रपोल वगैरह बहुत सारे टाइप के आयन डिटेक्टर होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आयन डिटेक्टर, ठीक है, जो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, एक वैक्यूम सिस्टम होता है, प्रेशर के लिए होगा वैक्यूम सिस्टम होगा। देन उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, ग्राफ का इंटरप्रेट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, मतलब कि जो डिटेक्टर होगा वो सिग्नल देगा कंप्यूटर स्क्रीन को। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रेट होगा, एंड उसके बाद ग्राफ की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनलेट सिस्टम में जैसे सॉलिड हो सकता है, मतलब सैंपल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आयनाइजेशन मैकेनिज्म में आयनाइजेशन सोर्स क्या क्या हो सकता है। आयनाइजेशन मैकेनिज्म देखो, आयनाइजेशन हम में क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोटोनेशन कर सकते हैं हम, डीप्रोटोनेशन कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं हम, कैटनाइजेशन कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन सोर्स हम आयनाइजेशन करने के लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे दो कॉमन हम एग्जांपल पढ़ेंगे डिटेल में। एक होता है ESI और एक होता है माल्टी। ESI इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, एक होता है माल्टी मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉप्शन आयनाइजेशन। एक हम ये दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास FAB है, FD है, FPD है, APCI मतलब केमिकल आयनाइजेशन है, APPI है, EI है, CI है, FI है, बहुत सारे हमारे पास आयनाइजेशन सोर्स होंगे, लेकिन हम डिटेल में जो पढ़ेंगे दो पढ़ेंगे, ESI और माल्टी पढ़ेंगे। देन मास एनालाइजर भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रपोल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक सेक्टर हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें हम सबसे ज़्यादा डिटेल में जो पढ़ेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, TOF पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है QIT, FTICR, ये बहुत सारे टाइप के पढ़ते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी सिग्नल को डिटेक्ट करता है वो डिटेक्टर होता है, ठीक है। जैसे मे बी वो भी हो सकता है इलेक्ट्रो मल्टीप्लायर हो सकता है, फैराडे कप हो सकता है, ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर हो सकता है, ठीक है, कहते कन्वर्जन डायनोड, फोटो मल्टीप्लायर कन्वर्जन डायनोड हो सकता है, और क्या है, एरे। इनलेट सिस्टम मतलब हमारे पास सैंपल इनलेट करना, सैंपल डालना, ठीक है। अब सैंपल जो होता है वो मैंने पहले बताया था कि सैंपल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में सकता है। मोस्टली हम गैसेस फॉर्म में लेंगे, या फिर गैसेस फॉर्म में नहीं होगा तो सैंपल उसको हम वेपराइज करते हैं, गैसेस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोस्ट आयनाइजेशन टेक्निक हम जो यूज़ करते हैं वो हम गैसेस फेज के लिए करते हैं, गैसेस फेज मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। सो डैट इनलेट मस्ट ट्रांसफर द एनालाइट इनटू द सोर्स, ठीक है, एज अ गैस फेज मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो भी एनालाइट होता है, अब क्या होगा, सैंपल को वेपराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, सैंपल को आयनाइज करते हैं, ठीक है। तो सैंपल को आयनाइज, बट जब सैंपल को आयनाइज करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि जो सैंपल जब हम आयनाइज कर रहे हैं तो सैंपल सपोज करो कि प्रोटीन है या पेप्टाइड है, वो हमारे पास डीनेचर ना हो, नेटिव फॉर्म में ही रहे, ठीक है। तो इसके लिए दो टेक्निक है स्पेशली जो यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टेक्निक है, ठीक है। तो एक होता है माल्डी टॉप, एक होता है ESI टॉप। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो माल्डी टॉप होता है ना, इसमें तो फ्रेगमेंटेशन देखी नहीं जाती है, ठीक है। सैंपल जैसे आयनाइज होता है वो सैंपल अपनी मतलब नेटिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसमें इसलिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना माल्डी टॉप का, तो हमें एक या दो मतलब मोस्टली एक ही पीक दिखाई देगी। बट ESI टॉप के अंदर हम देखेंगे, अभी हम दोनों डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ESI टॉप में देखेंगे बहुत सारी मैनी पीक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमें जब भी हम, क्योंकि इसमें जो आयनाइजेशन करते हैं, मतलब इसके थ्रू हम आयनाइजेशन करते हैं, मतलब इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन स्प्रे या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड करते हैं ESI टॉप में, ESI टॉप के थ्रू। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा सैंपल होता है वो आयनाइज होता है, देन उसके बाद उसकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल पीक्स हमें देखने को मिलती है ग्राफ में, ESI टॉप में, ठीक है। तो बट ये दोनों सॉफ्ट टेक्निक है, बाकी और अदर टेक्निक से कंपेयर में दोनों में मतलब फ्रेगमेंटेशन कम देखी जाती है। माल्डी टॉप में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होती है जो फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ESI टॉप का ही एग्जांपल दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मल्टीपल पिक्स दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए थे और उनके मल्टीपल ही मतलब 4 स्पीसीज थी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल की 43 वाला हमारा क्या एक फिजिबल है, स्टेबल फ्रेगमेंट बना है, स्टेबल पिक आ रही है। अब इसी के कंपेयर में बाकी के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कंपेयर करते हैं।
इस फिगर में क्या दिखा रखा है कि जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन के थ्रू, सपोज करो हमने क्या करा, आयनाइजेशन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमने बम्बार्ड किया सैंपल पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब क्या होगा कि फ्रैगमेंट्स का फॉर्म होगा। अब देखो जो भी जब इलेक्ट्रॉन स्प्रे करते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी सैंपल पे, तो कोई भी बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड जो है उसकी मतलब ब्रेकेज हो सकती है, ठीक है, बॉन्ड टूट सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो CH3 CH2 के बीच के जो बॉन्ड है वो भी टूट सकता है, ठीक है, वो भी ब्रेक हो सकता है। और जो CH2OH के बीच में जो बॉन्ड है वो भी वापस क्या ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब इसके थ्रू वापस क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन है, कोई भी हमारे टॉप है, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब कि जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सैंपल है उसके ऊपर क्या हुआ, कैटाइन फ्री रेडिकल कैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। जो ये फ्री रेडिकल कैटाइन बना जो कि कैसा है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ बुटेन, बुटेन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 58 होता है, ठीक है। अब देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं ना, तो वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, मतलब इक्वल एनर्जी से वो सभी जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, इन बिटवीन जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा वो सभी पे बॉम्बार्ड होते हैं, सभी मतलब सभी जब भी इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं तो उनकी इक्वल एनर्जी होती है सभी बॉन्ड के लिए, सभी बॉन्ड को वो इक्वली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने आप को पेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी कैटायनिक स्पीसीज बन सकती है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव और एक है CH3, ठीक है। जब भी जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो एक पॉजिटिव स्पीसीज बनेगी, कैटायनिक स्पीसीज बनेगी और एक न्यूट्रल बनेगी, ठीक है। अब इसका जो मास बाय चार्ज रेशियो है वो कितना हो गया, 15, ठीक है। जो हमारा मीथेन हो गया ना, उसका कितना हो गया, हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ये है, या फिर ये भी बन सकता है CH3 CH2 रेडिकल प्लस हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका कितना होगा, मास बाय चार्ज रेशियो 29। इसी तरह मतलब हम लोग बहुत सारे तरह की आयनिक स्पीसीज जो होती है उसको फॉर्म कर सकते हैं, या फिर देखो एक CH3 रेडिकल प्लस एक CH3 CH2 पॉजिटिव के साथ बना सकते हैं, जिसका मास पे चार्ज रेशियो 43 है, ठीक है। फिर आगे इसको फर्दर और भी हम इसके फ्रैगमेंट बना सकते हैं, जैसे एक हो सकता है कि यहाँ पे CH3 CH2 बना ले और एक मतलब हमारा बन जाएगा CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसी तरह आगे CH3 CH2 को भी हम आगे फ्रैगमेंटेड कर सकते हैं, एक CH3 पॉजिटिव और एक रेडिकल बना ले, ठीक है। तो एटॉमिक मास CH3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ना क्या कर सकते हैं कि एक ही मतलब क्या होता है कि ना बुटेन है एक 50 मतलब कि कितना हो जाएगा, मतलब 58 तो इसका रहेगा ही मास, एटॉमिक मास, ठीक है। बाकी इसकी जो फ्रैगमेंट्स बने हैं इसके बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उनका एटॉमिक मास है, कितने फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 जितने भी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स होंगे उनका भी एटॉमिक मास हम मतलब कहने का मतलब है कि हम जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, पीक्स आएंगी, तो अलग अलग फ्रैगमेंट्स की अलग अलग पीक अकॉर्डिंग टू मास चार्ज रेशियो अलग अलग पीक्स आएंगे ग्राफ में, तो हम अलग अलग एटम का भी जो एटॉमिक मास है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग का भी देख सकते हैं, देन उसके बाद हम उसकी एवरेज लेके हम पूरे कंप्लीट जो भी बायोमोलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास को भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टीफेंसन रूल पढ़ते हैं। स्टीफेंसन रूल क्या कहता है कि जो भी फ्रैगमेंट होगा ना, जितनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। जब भी हम ग्राफ में देखते हैं तो जो पीक सबसे हाई पे आती है ना, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमें कंपेयर करके दिखा रखा फिनाइलथैलीन है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज इसके पास क्या लगा हुआ, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, जो कि क्या है, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर हम इथाइल ग्रुप देखते हैं तो इथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। शोनी फिगर हमें फ्रैगमेंटेशन स्पेक्ट्रा दिखा रखा है, ठीक है, जिसमें जैसे कि कुछ पीक्स हैं जिनकी रिलेटिव अबंडेंस काफ़ी हाई दिखा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 43 वाले की दिखा रखे, जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है वो हाई दिखा रखी है, मतलब उसकी वही एक इंटेंस पीक कह सकते हैं, स्टेबल पीक बोल सकते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब बाकी जितनी पीक्स आई हैं अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव अबंडेंस, उसको हम कंपेयर करते हैं 43 की जो पीक आई है इंटेंस पीक उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हम एनालाइज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में से फॉर एग्जांपल हम एनालाइज करते हैं प्रोटीन को, पेप्टाइड को। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होगा, जैसे दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, बोलते हैं NC अल्फा C बोलते हैं ना, NC अल्फा C। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, CONH, ठीक है, CONH। जैसे एक अमीनो एसिड का क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरे अमीनो एसिड का क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि हम यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम किसी प्रोटीन के मास को भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्लीवेज जो होती है वो सी अल्फ़ा सी ओ मतलब यहाँ पे जैसे हम एन सी अल्फ़ा सी, जैसे मैं आगे दिखाऊंगी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी पेप्टाइड बॉन्ड का कंप्लीट, ठीक है, पूरे मतलब 2 अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी अल्फ़ा सी जो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो इसके बीच में भी मतलब बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है। CONH जो कि मेन पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, तो वहाँ पे भी ये मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन है, मतलब यहाँ पे तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के लॉन्ग फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो बहुत कॉमन फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है, तो इसके लॉन्ग भी होती है। और NHC अल्फ़ा है, यहाँ उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड चेन में भी हम बॉन्ड को ब्रेक करके मतलब हम मास को डिटरमाइन करते हैं किसी भी पेप्टाइड का, ठीक है। और मेन चेन जो मेन मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके लॉन्ग भी हम ब्रेक करके हम मास जो भी है पेप्टाइड का उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेप्टाइड जो होते हैं ना वो मतलब हमारे सिंगल सब यूनिट के भी बने हो सकते हैं, वो मल्टीपल सब यूनिट के भी बने सकते हैं। दोनों के मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम देखेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। सिंगल अगर एक ही पेप्टाइड एक ही सब यूनिट के बने होते हैं, मोनोमरिक होते हैं या फिर ट्राइमरिक डाइमरिक होते हैं, तो उनके मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैंने बोला था कि जब भी क्लीवेज होता है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव आता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है फिगर में, ये जैसे 2 अमीनो एसिड हैं, जैसे यहाँ पे कितने अमीनो एसिड दिखा रखे हैं, 2 अमीनो एसिड दिखा रखे हैं ना। तो जैसे यहाँ पर पहले जैसे अमीनो टर्मिनल जैसे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आता है ना। अमीनो एसिड में क्या बनाते हैं कि जैसे कार्बन होता है, एक तरफ हमारे पास R ग्रुप होता है जो साइड चेन में होता है, ठीक है। एक अमीनो टर्मिनल होता है, C टर्मिनल होता है, और एक होता है मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है। R ग्रुप की वजह से हमारे अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं, मतलब R ग्रुप में ही डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड का नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर बोला हुआ कि हम यहाँ पर C अल्फ़ा मतलब जो अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा कार्बन जो कि मेरा अमीनो एसिड में होगा, ठीक है। बाकी जो भी कार्बन प्रेजेंट होंगे जो R ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसको हम बीटा गामा इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो C अल्फ़ा और C ऑक्सीजन मतलब कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उसको हम बोलते हैं साई, ठीक है। मतलब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है उसको हम बोलते हैं साई बोलते हैं। इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल उसको हम बोलते हैं साई बोलते हैं, साई, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना उसको रिप्रेजेंट किया है A से, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया है A से और X से, A एंड X से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह मेन चैन जो मेन अलोंग जो पेप्टाइड बॉन्ड हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे CONH के बीच में, तो उसको रिप्रेजेंट किया है B एंड Y से किया है। और NH और C इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है, वो कौन सा बनता है बॉन्ड एंगल, NH के बीच NH और C है उसके अलॉन्ग जो हमारा बॉन्ड एंगल बनता है इनके बिटवीन वो कौन सा बनता है, फाई बनता है, ठीक है। और जब यहाँ पे फ्रेगमेंट इनके जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उनको हम बोलेंगे C एंड Z बनेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें नीचे मेंशन किया हुआ है कि जो भी हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे तो कोई अलग अलग फ्रेगमेंट, देखो एक ही पेप्टाइड के, ठीक है, ये एक ही पेप्टाइड्स के हमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं एक मिनट फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 12 अमीनो एसिड का पेप्टाइड दिखा रखा है और उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था जब इलेक्ट्रॉन बोmbardment होता है तो वो इक्वल एनर्जी से आते हैं, तो इक्वल एनर्जी होंगे तो कोई भी बॉन्ड को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हैं। एनी अमीनो एसिड के बीच में कोई भी एनी अमीनो एसिड होगा कोई भी, ठीक है, उसके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमीनो एसिड है ये ग्लूटामिक एसिड और फिर एल्निन, उनके बीच में उसने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो उसको रिप्रेजेंट किया है B1 और Y11 से इसको फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स बना है E है मतलब वन अमीनो एसिड है ना, ये अलग हुआ है 1 अमीनो एसिड, तो इसे B1, बाकी के 11 होंगे उसको हमने मतलब कि राइट साइड पे है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने Y11 से। अब पहले इसका मोलिकुलर वेट जो कितना था वो कितना था 130.05 था। अब इसका जो मोलिकुलर वेट है एक अमीनो एसिड बाहर निकलने के बाद कितना हो जाएगा 1207.61 हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो अमीनो एसिड का बोmbardment मतलब अमीनो एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद देन हमने उसको मतलब आयनाइज किया है, आयनाइज करने के बाद मतलब कि वो फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जब पीक बनेगी तो एक पीक बनेगी 130 की और एक बनेगी मतलब कि 1200 समथिंग पीक बनेगी, ठीक है। अब पीक्स के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं ना कि कौन से अमीनो एसिड का वेट कितना, मोलिकुलर वेट क्या है कितना है ना। पीक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो पहले टोटल ओवरऑल जो वेट था इस 12 अमीनो एसिड का समथिंग 1300 के आसपास था ना, 1300 के आसपास था, ठीक है। अब देखो एक मतलब कि ग्लूटामिक एसिड के रिमूव होने से मतलब उसके फ्रैगमेंट बनने से तो हमारे पास मोलिकुलर वेट कितना रह गया है 1207, ठीक है। तो इससे हम एक अमीनो एसिड के भी मोलिकुलर वेट को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे सेकंड में मान लो सपोज करो कि जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के बीच में जो बॉन्ड
बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, F और T के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो अब देखो, अब हमारे पास पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 1207 था, अब कितना रह गया, 1060 रह गया, मतलब 1000 के आसपास रह गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो फिनाइल एलानिन और ये निकला है, तो दोनों का ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 277, मतलब 130 तो हमें पता था किसका है, मतलब कि मतलब किसका ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड का था। अब बाकी इसको माइनस कर दो 227 में, जो भी हमारा है 277 में, उसमें माइनस कर दो 130 से, तो जो भी मोलिकुलर वेट रह जाएगा उसका मतलब वो किसका, फिनाइल एलानिन का। तो इस तरह से मतलब हम, और जो फ्रेगमेंट्स बने उनको बोलेंगे B2 और Y10। मतलब यहाँ से क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज होते जा रहे हैं और Y के जो फ्रेगमेंट्स है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब Y का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। इस तरह से हमारे पास पीक्स आएंगी। जैसे हमारे पास कितने अमीनो एसिड है, 12 अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हमारे पास 11 है। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे ना वो कितने बनेंगे, फ्रेगमेंट्स सपोज करो कितने बनेंगे फ्रेगमेंट, देखो हमारे पास टोटल कर लो, तो यहाँ पे बी के और यहाँ पे बी के कितने बन गए 11, और इसी तरह वाई के भी 11 ही बनेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे 22। तो ओवरऑल जो टोटल फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे वो कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो बी के 11 बनेंगे और वाई के भी 11 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 22। टोटल फ्रेगमेंट्स कितने बन जाएंगे 22। अब फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन से अमीनो एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है। जैसे सपोज करो मेरे पास ग्राफिकल डाटा था, मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, और मुझे जो मास बाय चार्ज रेशियो की जो पीक्स आई थी वो आई थी जैसे 601 पे, 501 पे, 401 पे, 301 पे आई थी, ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि अब मेरे पास जो प्रोटीन है, पेप्टाइड है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 4 दे रखी है पिक्स, मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला है M2 - 1 M1 - 1 डिवाइड बाई M2 - M1। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि दो को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा 601 और 501 लेके चलते हैं, जो भी एडजेसेंट पीक्स होती है ना उनको दोनों को साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 601 और 501 है, ठीक है, तो यहाँ पे 601 बड़ा है और 501 से, तो 601 को M2 ले लेंगे, 501 को M1 ले लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 3000 आ जाता है। अब उसके बाद 501 को M2 ले लेंगे और 401 को M1 ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2000। अब देन सिमिलरली 401 को हम ले लेंगे M2 और 301 को M1 ले लेंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1200, ठीक। देन अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, डिवाइड बाय 3 करके, तो 2067 डाल्टन के आसपास इसका क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा, प्रोटीन का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोटीन डायमेरिक हो, ट्राइमेरिक हो, तो हम कैसे करेंगे, तब हम क्या करेंगे ना, देखो जैसे अब हमारे पास कितना आया था, 3000 आया था, 2000 आया था, 1200। जैसे मैं ऑप्शन दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, क्योंकि दोनों सब यूनिट का हो सकता है कि दोनों सब यूनिट सेम भी हो सकता है, दोनों सब यूनिट जो प्रोटीन में वो अलग भी हो, डिफरेंट भी हो, दोनों का जो मोलिकुलर वेट है वो अलग भी हो। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो दोनों सब यूनिट है उसका मोलिकुलर वेट क्या है, ठीक है। तो अब देखो जैसे सपोज करो कि हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या वेट, क्या क्या आया था डाल्टन में, जो मोलिकुलर वेट आया था हमारा, क्या क्या आया था, 3000 था, 2000 था, और एक था हमारा 1200 था। तो 1200 तो हमारा मैच हो रहा है एज इट इज़, ठीक है। अब हमारा सेकेंड हम कैसे पता करेंगे, देखो हो सकता है, देखो 1200 के साथ हमारे पास एक तो दिखा रखा हमें 1350 और एक दिखा रखा हमें 1500 दिखा रखा है, ठीक है। और ये दोनों ही ऑप्शन है मतलब हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो 1350 तो हो नहीं सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। अब 1500 क्यों है, देखो 1500 हो सकता है, मे बी हो सकता है कि हमारे पास 3000 हो, ठीक है, मे बी हो सकता है कि 3000 हो, दोनों मतलब कि हो सकता है कि जो 3000 का हो वो दोनों सबमिट सेम हो, मतलब दोनों सबमिट का वेट क्या हो, सेम हो, ठीक है। मतलब 1500 जब हम जेल लैक्टोफोरेसिस पे रन करते हैं तो हो सकता है दोनों सबमिट हो, डायमेरिक हो, और दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट हो वो कितना हो, 1500 दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो लेकिन जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू देख रहे हैं तो हमारा हमें 3000 दिख रहा है ना। तो हो सकता है कि वो दोनों है, तो मतलब मोनोमरिक ही, मतलब दोनों मोनोमरिक का मतलब कि जो वेट है वो क्या हो, मतलब 1500 हो, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही लगता है कि 1200 हो और 1500। आयोनाइजेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, देखो वेपराइज करने के बाद अपने सैंपल को हमें आयनाइज करना है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि प्रोटोनेशन कर सकते हैं, प्रोटोनेशन में क्या करेंगे, प्रोटोन को ऐड करते हैं, ठीक है, उस सैंपल मॉलिक्यूल पे प्रोटोन को ऐड करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास प्रोटीन सैंपल मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन किसका होता है, बेसिक अमीनो, जितने बेसिक अमीनो एसिड होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा उस प्रोटीन पर सैंपल मॉलिक्यूल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेसिक अमीनो एसिड उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मास टू चार्ज रेशियो है वो भी क्या करेगा, फिर वेरी करता है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम जो आयनाइजेशन होता है इसके लिए जो मेथड्स होते हैं उसको हम अचीव करते हैं, तो माल्टी टॉप पढ़ सकते हैं और ESI पढ़ सकते हैं और एक APCI मतलब केमिकल आयनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक तरीका होता है डीप्रोटोनेशन का, ठीक है। डीप्रोटोनेशन में क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल कि यहाँ पे हम डीप्रोटोनेशन करेंगे, मतलब प्रोटोन को रिमूव करते हैं, ठीक है। प्रोटोन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम मेनली किस पे से होता है, प्रोटोन का रिमूवल होता है जो एसिडिक अमीनो एसिड करते हैं, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एसिडिक स्पीसीज करते हैं इंक्लूडिंग, जैसे कि हमारे पास फिनोल
हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। क्यों? बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कॉमनली अचीव करते हैं थ्रू माल्डी, ESI और APCI। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में माल्डी और ESI तो पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो हम प्रोटोनेशन देखेंगे कि जिसके थ्रू हमारे पास कैटाइनिक स्पीसीज डेवलप होगी। ठीक है, जो कि क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड का होगा। जो भी प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड होगा उसका प्रोटोनेशन होगा, और जो भी प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड होंगे उनका क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। वे है आयनाइजेशन करने का, दैट इज़ कैटाइनेशन। अब इसमें क्या होता है, हम नॉन कोवेलेंटली पॉजिटिवली चार्ज अडक्ट को ऐड करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब सैंपल जो कि जिस पे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन कोवेलेंटली पॉजिटिवली चार्ज अडक्ट को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ हमने नॉन कोवेलेंटली सोडियम को हमने जो कि कैटाइन अडक्ट है उसको हमने ऐड किया। ठीक है, इसको भी मेनली अचीव करते हैं बाय द माल्डी, ESI और APCI। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल टू द गैस फेस। अब ये स्पेशली हम अचीव करते हैं थ्रू द माल्डी। इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स से हमारा सैंपल एसोसिएट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम आगे लिस्ट देखेंगे कौन कौन से मैट्रिक्स एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब जैसे लेज़र बीम हम अप्लाई करते हैं, जैसे लेज़र बीम को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सैंपल का डिसऑप्शन तो करते ही हैं अवे फ्रॉम मैट्रिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे जो सैंपल होता है वो अवे जाता है मैट्रिक्स से, मतलब यहाँ टूवर्ड द डिटेक्टर मूव करता है। ठीक है, तो सैंपल का डिसऑप्शन तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि ये जो नॉन वोलेटाइल सैंपल होता है इसको वोलेटाइल बनाने में भी हेल्प करते हैं, मतलब गैसेस फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म में भी। और देन साथ में क्या होता है, आयनाइज भी होता है यहाँ पे सैंपल। ठीक है, जैसे लेज़र बीम पड़ेगी ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको हम डिटेल में माल्डी में पढ़ेंगे। ठीक है, कि तो जो सैंपल होता है वो आयनाइज फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है कंपाउंड जो कि ऑलरेडी चार्ज होता है सॉल्यूशन में, इसको हम अचीव करेंगे थ्रू डिसऑप्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं इजेक्शन होगा केमिकल उसका चार्ज स्पीसीज का फ्रॉम द कंडेंस फेज से इनटू द गैसेस फेज में जाता है वो। ठीक है, मतलब नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल फेज में जाता है, और इसको भी हम कॉमनली जो अचीव करते हैं थ्रू माल्डी एंड ESI के थ्रू करते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आयनिक सोर्सेज की, जैसे कि डिसऑप्शन सोर्सेज में हम पढ़ेंगे, जैसे माल्डी हो गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन आयनाइजेशन, ESI हो गया, फैब हो गया, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट, फील्ड डिसऑप्शन, प्लाज्मा डिसऑप्शन। ठीक है, इनको हम सभी को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ माल्डी और ESI पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक प्रेशर आयनाइजेशन में APCI होगा, मतलब केमिकल आयनाइजेशन, APPI प्रेशर फोटो आयनाइजेशन होगा, गैस फेज सोर्सेज में इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन होगा, केमिकल आयनाइजेशन, फील्ड आयनाइजेशन। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक रीड किया है कि क्या प्रिंसिपल होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। अब हम आयनाइजेशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उसको डील करते हैं। एक होता है ESI, एक होता है माल्टीटॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ESI पढ़ते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था ESI एक सॉफ्ट टेक्निक है फॉर द आयनाइजेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी सैंपल को आयनाइज करना हो। ठीक है, तो ESI के थ्रू हम जब भी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल मॉलिक्यूल है उसके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, मल्टीपल फ्रैगमेंट बनते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल आयनिक स्पीसीज जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्प्रे जो आयनाइजेशन है वो सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है। इसका हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अदर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इट प्रोवाइड अ सेंसिटिव, रोबस्ट एंड रिलायबल टूल फॉर स्टडी। एडवांटेज क्या है ESI की? एडवांटेज ये होती है कि एक तो ये लगभग मोर देन 100 किलो डाल्टन, ठीक है, मोर देन 100 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के भी मिलके सैंपल को हैंडल कर सकती है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टेस्ट आयनाइजेशन मेथड है जो कि अवेलेबल है, एंड ये और साथ में हेल्प करती है टू एनालाइज द बायोलॉजिकल सैंपल विद नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, गुड सेंसिटिविटी है एंड यूजफुल इन एक्यूरेट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज करो कि कोई भी मान लो सैंपल है, ठीक है, अब इस दो सैंपल के फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है, और उन दोनों पे सेम चार्ज है, सेम मास है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रा आएगा, मास स्पेक्ट्रा बहुत कन्फ्यूजिंग आता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ESI के थ्रू हम उसको मतलब कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए मतलब हमारे पास ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और भी है, जैसे कि अब कैन नॉट एनालाइज मिक्सचर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल है, ठीक है, सैंपल में से हमें किसी एक प्रोटीन को हमें डिटेक्ट करना है, किसी एक प्रोटीन के मोलेक्युलर मास को हमें डिटरमाइन करना है, तो ठीक है, तो मिक्सचर में से किसी एक प्रोटीन को ठीक है उसको हमें डिटरमाइन करना है उसके मोलेक्युलर मास को, तो इसके थ्रू हम ESI के थ्रू नहीं कर सकते हम। ठीक है, और अपर्चर्स भी इसके बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू बिकम ओवरली कंटामिनेटेड विद रेजिड्यू फ्रॉम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हमें बारी बारी मतलब वॉश करते रहना चाहिए, जो भी इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी इसके लिए हमें मतलब कि
अपर्चर्स यूज़ होते हैं तो उसको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और मल्टीपल चार्जेस जैसे मैं बता चुकी हूँ। और पैरेलल सेपरेशन बाय, हाँ, और एक ये भी है कि जैसे पहले अगर क्रोमेटोग्राफी से कोई दो मॉलिक्यूल बहुत ही एडजेसेंट प्रोटीन्स है, या बहुत ही कहने का मतलब उसके ऊपर जो मास और चार्ज बहुत ही आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम से है, अगर उसको पहले से अगर हमने क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको हमने सेपरेट किया है, देन फिर उसके बाद हम अगर ESI करते हैं तो हमारे पास बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम सीधा डायरेक्ट अगर दो आइडेंटिकल प्रोटीन्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा एडजेसेंट, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल उनका मास और चार्ज है ना, तो हम सीधा डायरेक्ट उस पर ऐसे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि हमें रिजल्ट टेनेबल ना मिले। ESI का प्रिंसिपल क्या है? देखो ESI का प्रिंसिपल क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले जब हम क्या करते हैं कि सैंपल को हमने वेपराइज किया है ना, उसको गैसेस फॉर्म में लेके आए, देन उसके बाद हम अगर ESI के थ्रू हम क्या करते हैं उसका आयनाइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन है। मतलब यहाँ पे जो बोम्बार्डमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का बहुत हाई स्पीड बहुत हाई वोल्टेज से हम स्प्रे करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल होता है वो डिसॉल्वेट हो जाता है। डिसॉल्वेट में उसमें जो भी एनालाइट होता है जो भी, ठीक है, तो उसके जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है सैंपल में वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, वो डिसॉल्वेटेड हो जाता है। देन उसके बाद रिमेनिंग जो हमारा रहता है वो क्या होता है, सोल्यूट रहता है, एनालाइट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ओके, देन अब वो डिसॉल्वेटेड होगा इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। अब वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मॉलिक्यूल्स को विद अट्रैक्टिव प्रोटॉन्स, जैसे हम आगे डायग्राम में दिखाऊंगी मैं क्या होता है, ठीक है। तो जो ESI है यूज़ करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है आइंस का सॉल्यूशन से, कि गैसेस फेस में जो हमने सैंपल गैसेस फेस में इसको वेपराइज फॉर्म में किया था, तो ESI के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बोम्बार्ड करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बोम्बार्ड करते हैं, ठीक है। वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्ट आयनाइजेशन पे, ठीक है। सॉफ्ट आयनाइजेशन इज़ अ यूजफुल टेक्निक। इसमें क्या होगा कि जब हम जो भी हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास का कोई भी मॉलिक्यूल है, बायो सैंपल है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में उसको हमने आयनाइज किया, किसके थ्रू, ESI के थ्रू, ठीक है। जब उसको हम ESI के थ्रू आयनाइज करते हैं तो फिर वो क्या होता है, डिसॉल्वेटेड हो जाता है। डिसॉल्वेटेड हो जाता है मतलब उसका जो भी एनालाइट है, जो भी बायोमोलिक्यूल है, उसका जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे वो इवेपोरेट होता है तो वो और भी जैसे जितने पहले जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बने थे उससे भी छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर जो भी आइंस होंगे, चार्ज होंगे, उसको क्या करते हैं, डेवलप करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने ऊपर चार्ज आइंस रेडिकल का डेवलप करते हैं, ठीक है, ताकि उनका डिफ्लेक्शन ईजिली हो जाए अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड टू द डिटेक्टर। अब एप्लीकेशन क्या होती है ESI प्रिंसिपल के, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एक तो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, बिल्कुल, स्टडिंग नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, प्रोबिंग मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, जो भी मॉलिक्यूलर वेट में जो चेंजेस आते हैं, डायनामिक्स से मतलब चेंजेस आते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। केमिकल इमेजिंग, मॉनिटरिंग केमिकल रिएक्शंस एंड स्टडिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, है ना, तो क्योंकि जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में तुम जैसे कि एक हम बोलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ना, HbA टाइप, एक HbS टाइप, सिकल सेल एनीमिया वाला टाइप होता है, तो इनके भी ना जो पीक्स आते हैं वो अलग अलग होगी, तो अगर पीक्स अलग अलग होंगे तो उसके, क्योंकि देखो ESI में मैंने बोला था मल्टीपल पीक्स बनती है ना, तो हम अलग अलग पीक्स बनेगी, जहाँ पे पीक्स अलग बनेगी तो उसको उस स्पेसिफिक रीजन को हम डिटरमाइन करेंगे, उसकी सिक्वेंसिंग करेंगे, देन देखेंगे कि कौन से अमीनो एसिड में चेंज है, ठीक है। जैसे हमें पता है ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज होता है, तो वहाँ पे चेंज होगा, उसकी वजह से पीक चेंज आएगा, उसकी वजह से बैंड चेंज आएगा, तो उसी को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स को भी हम ESI के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग कर सकते हैं फॉर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो गए, जब भी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखो सैंपल सॉल्यूशन लिया, कोई भी से प्रोटीन है सपोज करो, कोई भी, ठीक है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी है, तो उसको फिर हमने क्या किया, जो भी सैंपल सॉल्यूशन उसको हमने कैपिलरी में डाला, और कैपिलरी में हमारे पास हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 4000 वोल्ट को हमने जनरेट किया है, ठीक है। अभी कैपिलरी में इतना मतलब नैरो पाइप टाइप होती है ये कैपिलरी, ठीक है, तो इतना हाई प्रेशर पे जब ये इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करेगी, स्प्रे करेगी, तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अभी जो सैंपल को ठीक है, जिसकी वजह से जब सैंपल पे ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्प्रे होंगे, तो जिसकी वजह से हमारा सैंपल क्या होता है, डिसॉल्वेटेड हो जाता है, ठीक है। डिसॉल्वेटेड जो भी सॉल्वेंट होगा उसके ऊपर वो वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब जो सॉल्वेंट वेपोरेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा रिमेनिंग जो हमारा सोल्यूट होगा, एनालाइट होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, वो हमारे पास जो भी रिमेनिंग सोल्यूट है, एनालाइट है, ठीक है,
अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सही है ना, तो यहाँ पे ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन सोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड करते हैं। अब जिसकी वजह से हमारे पास जो ये जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे हम इलेक्ट्रॉन सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन को हमने दिया, अब क्या होगा कि जो भी सैंपल है, सैंपल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर में रहना पसंद करते हैं ना, तो सैंपल से क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे। अब जिसकी वजह से हमारा जो सैंपल होगा वो क्या हो जाएगा, सैंपल होगा आयनाइज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये जो अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, देखो किसी पे जैसे 4 है, किसी पे 5 है, किसी पे 3 है, किसी पे मतलब 2 है, जितने भी अकॉर्डिंग टू कितने बेसिक अमीनो एसिड होंगे उतने उसी के अकॉर्डिंग उतने ही, जितने बेसिक अमीनो एसिड उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, बिकॉज उतने का ही क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। अब अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा, उनका सेपरेशन होगा, है ना, वो वापस कहाँ जाएंगे, मास एनालाइजर हम देखेंगे अभी, TOF पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कैसे करते हैं मास एनालाइजर, ठीक है, मास को जो एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, देन उसको डिटेक्टर के बाद क्या होगा, ग्राफ फॉर्म होगा। फॉर हाइपोथेटिकल फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है ना, तो उसका जो मास है वो 1500 मास है, ठीक है, तो उसने जब मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग जब हमने इसकी पीक्स देखी, तो पीक्स हमारे पास मतलब हमें एक सीक्वेंस दी हुई है उसके अमीनो एसिड की, ठीक है, जैसे एन टर्मिनल ABK NK ARB C टर्मिनल, जैसे इस तरह से हमें सीक्वेंस दे के हमें पता करना है कि इसका जो मास है, एटॉमिक मास है वो क्या है, ठीक है, और ओवरऑल जो मास दे रखा है वो हमें दे रखा है 1500। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो जैसे हमें सबसे पहले आयनाइजेशन करना है ना, इस पूरे पेप्टाइड का हमें क्या करना है, आयनाइजेशन करना है। अब वो आयनाइजेशन देखो एक जगह पे भी हो सकता है, 2 जगह पे भी हो सकता है, 3 जगह, वो डिपेंड करता है कितने बेसिक अमीनो एसिड है, मतलब ऑल पॉसिबल जितने भी पॉसिबल मतलब साइट्स है जहाँ पे आयनाइजेशन होना चाहिए वहाँ सभी में भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी पॉसिबल साइट्स पे आयनाइजेशन हो, है ना, तो यहाँ हो सकता है कि मतलब एक ही बेसिक अमीनो एसिड हो सकता है 2 पे हो सकता है सभी पे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो सबसे पहले मैंने कहा कि हो सकता है कि सिर्फ अमीनो टर्मिनल पे आयनाइजेशन हुआ है, ठीक है, अमीनो टर्मिनल पे, वो तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही होगा ना, वो तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसका पहले एटॉमिक मास कितना था, फिर 1500 था। अब एक मतलब +1 है तो +1 डिवाइड बाई 1, ठीक है, एक मतलब चार्ज कितना है, +1 है, जेड क्या है, चार्ज है, एम मतलब मास है, मास कितना है, 1500 है, ठीक है, मतलब 1500 है, और +1 क्या है, क्योंकि एक इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 1500 + 1 डिवाइड बाई क्या बना, कितना आ जाएगा, 1501 आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे देखो जो K है, K भी क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है, लाइसिन है, हो सकता है उसके ऊपर भी प्रोटोनेशन हो जाए, है ना, उस पर प्रोटोनेशन हो गया तो कितने चार्ज डिप्लॉप हो गए, एक तो NH3 पॉजिटिव है और एक K पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बेसिक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1500 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 751। इसी तरह हो सकता है कि अगले K पे भी हो जाए, ठीक है, तो M3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि अगर R पे भी हो जाए, R क्या मतलब आर्जिनिन हो गया, उस पर हो जाए तो M4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी पिक्स आ जाएंगी, 1501, 751, 501 और 371 की क्या आ जाएगी, पिक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पिक्स आ जाएगी अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो और रिलेटिव अबंडेंस, जिसकी भी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरे जो प्रोटीन है मतलब उसके अलग अलग मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग 4 पीक्स आएंगी, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो बेसिक अमीनो एसिड है उसका एटॉमिक मास कैसा है, उसका मोलिकुलर मास कैसा है ना, तो उसको पता कर सकते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग पीक्स आएंगी ग्राफ में, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। देन हम पढ़ते हैं माल्टी क्या, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसऑप्शन आयनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, माल्टी भी एक सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक बेस पे है, ठीक है, ये भी एक आयनाइजेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू भी हम सैंपल को अपना क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, है ना। अब इसमें मैंने बोला था कि इसमें सैंपल अपनी इंटीग्रिटी को लॉस नहीं करता है, ठीक है, इसमें फ्रैगमेंटेड नहीं होता है वो, ठीक है, इसमें सिंगल पीक आती है या फिर मोर देन 1 से आएगी तो 2 पीक्स आ सकते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ इसकी इसमें फ्रैगमेंटेशन नेग्लिजिबल होता है, तो सिंगल पीक ही आती है, ठीक है। तो ये भी माल्टी जो एक बेस्ड होता है ऑन आयनाइजेशन मेथड, जहाँ पे आयन जो फॉर्मेशन होते हैं डज नो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सैंपल इंटीग्रिटी, ठीक है। और इसके एडवांटेज ये है कि ये आयनाइजेशन जेंटाइल बहुत ही मतलब जेंटाइल आयनाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है, हाई मोलिकुलर वेट के जो एनालाइट है सैंपल उसको भी हम आयनाइज कर सकते हैं। लगभग जो माल्टी जो टेक्निक है ना उसके थ्रू हम 400 किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट की, जबकि ऐसा है कि तो हम 100 किलो डाल्टन के वेट के प्रोटीन को हम एनालाइज कर पा रहे थे, यहाँ 400 किलो डाल्टन के भी प्रोटीन को हम एनालाइज कर सकते हैं हाई मोलिकुलर वेट के, ठीक है। मोलिक्यूल नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी हमारा मोलिक्यूल है, जैसे ESI में हमने पहले वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब चांस जो भी मोलिक्यूल था उसको पहले हम वॉलेटाइल बना रहे थे, है ना, हम लोग गैसेस फॉर्म में वेपराइज कर रहे थे, गैसेस फॉर्म में लेके आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वाइड एरे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रोड्यूस सिंगली चार्ज आइंस
ठीक है, सिंगली चार्ज है, सिंगल पीक हो गया ना, दस इंटरप्रिटेशन बिकम ईजी। ठीक है, पैरेलल सेपरेशन क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पीक आते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी ऑब्वियस है, ईजी होगी। ठीक है, पैरेलल सेपरेशन बाय क्रोमेटो, यहाँ पे मतलब कि पहले क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, जैसे हमने ESI में देखा था, पहले क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अगर सेपरेशन करेंगे तो बेटर रहता है, पर हमें पैरेलल क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेशन करना भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मेजर डिफरेंस बताऊं ESI और माल्टी के बीच में क्या होता है। देखो ESI के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्योर पेप्टाइड मतलब एक सिंगल पेप्टाइड है, उसको हम फ्रेगमेंटेड करके उस पर मल्टीपल चार्ज स्पीसीज को हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। बट माल्टी के थ्रू हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल मतलब जो भी अगर सैम्पल मॉलिक्यूल होता है, मे बी प्रोटीन है या फिर कोई भी पेप्टाइड है, तो उसको उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक ही पीक आएगी, एक ही चार्ज स्पीसीज की। तो ये सबसे अच्छा डिफरेंस है कि ESI के थ्रू हम एक सिंगल प्योरीफाइड पेप्टाइड मल्टीपल चार्ज स्पीसीज को एक ही प्रोटीन की मतलब एक ही पेप्टाइड पे मल्टीपल चार्ज स्पीसीज को हम डेवलप कर सकते हैं। बट ESI के थ्रू हमारे पास एक सिंगल पीक आती है, मतलब एक ही सिंगल हमारे पास चार स्पीसीज का फॉर्म होता है। इंटरप्रिटेशन करना भी माल्टी के थ्रू इजी होता है, ठीक है, बिकॉज सिंगल पीक होते हैं एज कम्पेयर टू ESI। बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं माल्टी का। माल्टी का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है, देखो नाम से पता चल रहा है मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, मतलब मैट्रिक्स से हमारा सैंपल क्या होगा, एसोसिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स से ही हमारे पास क्या होगा, जो कि क्या करते हैं अपने सरफेस पे, मैट्रिक्स क्या करती है अपने सरफेस पे एनर्जी डिपेंडेंट एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब सैंपल को अपने सरफेस पे क्या करती है, एब्जॉर्ब करवाती है। ठीक है, देन उसके बाद जो सैंपल हमारा एंट्रैप हो जाता है विद इन दी मैट्रिक्स के अंदर, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लेज़र बीम को अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो लेज़र बीम जो डालते हैं मतलब सैंपल पे मैट्रिक्स पे, तो इस लेज़र बीम को जो अब्जॉर्ब करे या इस लेज़र बीम को जो अब्जॉर्ब करे वो कौन करे, सिर्फ मैट्रिक्स के मैक्रोमोलिक्यूल करें। ठीक है, ना कि सैंपल के मॉलिक्यूल्स करें। तो जैसे ही मैट्रिक्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स लेज़र बीम को मतलब कि अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि उसको क्या करते हैं, मतलब कि लेज़र बीम को वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो सैंपल जो भी मैट्रिक्स में अनटैप था वो क्या करता है, वो डिसॉप्शन करता है। ठीक है, वो अवे जाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स से। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स जिसका भी जिन भी एसिड्स का बना होता है उसके थ्रू ये मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो सैंपल होता है ना उसका डिसॉप्शन भी होता है और सैंपल क्या होता है, आयनाइज भी होता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। माल्टी हम डायग्राम में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन कौन से मैट्रिक्स एसिड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3,5 डाई मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड हो गया। ठीक है, या फिर एक अल्फा साइनो 4 हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड CHCA, 2,5 डाई हाइड्रोबेंजोइक एसिड DHP। तो हमारे पास ये कुछ 3 कॉमन एसिड्स हैं, तीनों ही एसिड्स होते हैं जो मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हेल्प से हम क्या करते हैं, सैंपल का डिसॉप्शन करवाते हैं, सैंपल डिसॉप्शन करते हैं, सैंपल आयनाइज होता है। देन आयनाइज होने के बाद सैंपल का वही शॉर्टिंग होती है, देन अटैक करते हैं, देन ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल 2,5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड DHB, जिसको हम जेंटिसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और या फिर 3,5 डाईमिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड हो गया, जिसको हम सिनापिक एसिड, ठीक है, सिनापिनिक एसिड ऐसे, या फिर अल्फा साइनो 4 हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड CHCA, पिकोलिनिक एसिड PA, 3 हाइड्रोक्सी पिकोलिनिक एसिड HP। इन सब में से जो DHB जेंटिसिक एसिड होता है, जिसको हम 2,5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली मैट्रिक्स इसे बनाया जाता है, मतलब मैट्रिक्स में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा कॉमनली। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है, इसके पेप्टाइड्स है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, इनके मोलेकुलर मास को डिटरमाइन करने में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो कि हमारा जैसे ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, सैंपल एंट्रैप्ड है। जैसे लेज़र बीम को अप्लाई करते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि जो मैट्रिक्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो इस लेज़र बीम को अब्जॉर्ब करें। ठीक है, ना कि सैंपल की मॉलिक्यूल्स। जैसे ही मैट्रिक्स अब्जॉर्ब करेगा मतलब तो मैट्रिक्स से क्या होगा, जो भी सैंपल एंट्रैप्ड है मैट्रिक्स में वो क्या करेगा, डिसॉप्शन का मतलब होता है कि रिमूव होना, सरफेस से रिमूव होना। एब्जॉर्ब मतलब सरफेस पे रहना, अब्जॉर्ब मतलब अंदर जाना, मतलब मिलना, और जो डिसॉप्शन का मतलब होता है अवे जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेज़र बीम अप्लाई किया तो डिसॉप्शन हो गया हमारा किसका, सैंपल का। देन डिसॉप्शन होने के बाद हमने क्या किया, जैसे डिसॉप्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यही जो मैट्रिक्स जो होता है, मतलब मैट्रिक्स में जो भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डिसॉप्शन भी नहीं कि तो होता है, आयनाइजेशन भी, उसके बाद आयनाइज होता है हमारा सैंपल। ठीक है, उसके बाद आयनाइज होगा, उसके बाद हम आईवेकम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आईवेकम
वेलकम मतलब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देन उसके बाद वो मास एनालाइजर होता है, जैसे हम आगे देखेंगे टाइम फ्लाइट, उसके थ्रू मतलब इनका जो भी हमारे ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, ठीक है, जिनके पे चार्ज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू जितने पॉजिटिव चार्ज उसके अकॉर्डिंग उनका पोटेंशियल होगा उतना ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो। उसके बाद उनका क्या होगा, सेपरेशन होता है। तो इसके मास टू चार्ज रेशियो को एनालाइज करने के लिए मास एनालाइजर होता है, जो कि मास टू चार्ज रेशियो को एनालाइज करता है। देन डिटेक्टर के बाद हमारे पास क्या होता है, मल्टी मास स्पेक्ट्रम बनाते हैं, मतलब इसका पूरा ग्राफ बनता है। तो पीक देखो, पीक सिर्फ कितनी आई हुई है, 2 पीक्स आई हुई हैं, एक +2 2 चार्ज वाली, मतलब मास टू चार्ज रेशियो इसका क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना उतना ही मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस है, देखो अगर नीचे वाली मतलब मास टू चार्ज है, मतलब चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि जो रेशियो होगा ओवरऑल वो कम होगा, है ना। तो +2 के लिए जो हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो सपोज करो यहाँ पर मान लो 500 है, और यहाँ पे +1 है, सपोज करो यहाँ पे 1000 है, ठीक है, ऐसे सपोज करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिर्फ 2 ही पीक्स आते हैं। अगर हमारा ESI होता तो यहाँ पर मल्टीपल पीक्स हमें देखने को मिलती है ना। तो बस यहाँ डिटेक्टर के बाद हम इसका मास स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। वही ग्राफ होगा वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है। कि मास एनालाइजर क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ट्यूब होती है। इसमें क्या होता है ना कि कौन से मतलब सैंपल ने, कौन से फ्रैगमेंट ने कितना टाइम लिया है फ्लाइट होने में, मतलब रन करने में, पहुंचने में डिटेक्टर तो कितना मतलब टाइम लिया है, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ अ मास एनालाइजर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी जैसे जिसका टी ऑफ जितना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब ऑब्वियस है उतने उसका मास ज़्यादा होगा उतने वो डिटेक्टर तक लेट पहुँचेगा। एज ए रिजल्ट उसकी जो पीक होगी वो भी लास्ट में आएगी। जैसे अभी हमें दिखा रखा है, ये मल्टी सैंपल है, ठीक है, जो भी हमारा सैंपल होगा, ठीक है, और जहाँ पे हम इसको लोड करेंगे वो हमारे पास मल्टी मतलब इसमें मास स्पेक्ट्रम में वो स्टेनलेस स्टील का बना होगा। देन हमने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पे वेल्स टाइप बने हुए हैं, तो इनके अंदर अपने सैंपल को हमने लोड कर दिया, ठीक है। सैंपल में हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा और क्या होगा, सैंपल होगा, है ना, मतलब सैंपल और मैट्रिक्स में हमारा सैंपल इंटरैक्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को ड्राई कर देते हैं और सैंपल को भी हम ड्राई कर देते हैं, दोनों को हम ड्राई कर देते हैं, ठीक है। ये ड्राई करके दिखाया हुआ है। ड्राई करने के बाद जो भी हमारा मैट्रिक्स और जो सैंपल होगा उस पर हम क्या करते हैं, हम जो भी मैट्रिक्स सैंपल उसको हम ये जो मास स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ट्रैप कर देते हैं उसको पूरे, मतलब ये जो पूरा वेल्स होगी, ये पूरी जो मतलब प्लेट होंगी जिसमें बहुत सारी वेल्स बनी हुई हैं, तो उसको पूरा ये मास स्पेक्ट्रम होता है, मास स्पेक्ट्रम का ये स्ट्रक्चर ये मतलब मास स्पेक्ट्रम का इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे लेज़र बीम को अप्लाई करते हैं, और लेज़र बीम को अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, जब देखो मैट्रिक्स भी ड्राई है, हमारा सैंपल भी ड्राई है, जैसे हम लेज़र बीम अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा कि जो हमारा सैंपल होगा उसका मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, डिसऑप्शन हो जाएगा। देन उसके बाद उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, आयनिक स्पीसीज बन जाएगी, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। देन मास एनालाइजर से डिटेक्टर से कंप्यूटर ग्राफ फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस टारगेट प्लेट है जिसमें हमारा मैट्रिक्स और एनालाइट मतलब हमारा सैंपल है, उसको हमने स्पॉट किया है। देन एब्लेशन होगा, मतलब यहाँ पे हम लेज़र बीम जो कि ये येलो कलर की दिखा रखी है ना, हम लेज़र बीम जो है उसको अप्लाई करते हैं किस पे, मैट्रिक्स सैंपल पे, और ये सपोज करेंगे कि लेज़र बीम जो है उसको ऑब्जॉर्व कौन करे, हमारा मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल करे, ना कि सैंपल के मॉलिक्यूल्स करे, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्लेशन। देखो सैंपल जो है उसका क्या हो गया है, डिसऑप्शन हो गया, कहाँ से, फ्रॉम मैट्रिक्स से सैंपल क्या हो गया, डिसऑप्शन हो गया है। अब सैंपल देखो अकॉर्डिंग टू डिसऑप्शन होने के बाद क्या होगा, आयनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ये देखो मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल ही H पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करें, मैंने कहा प्रोटोनेशन मतलब आयनिक स्पीसीज कौन फॉर्म करवा रहा है, मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल से करवा रहे हैं। ये H पॉजिटिव आयन को प्रोटोनेशन करने के लिए कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मैट्रिक्स मॉलिक्यूल से। अब क्या होगा कि ये जो भी हमारे डिसऑप्शन हुआ था सैंपल मॉलिक्यूल का, इनका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, मतलब इनके ऊपर आयनिक स्पीसीज मतलब के टाइम फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आयनिक स्पीसीज बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इनका मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे क्या होगा, शॉर्टिंग होगा, मतलब इनका सेपरेशन होगा। फिर अकॉर्डिंग टू मतलब मास टू चार्ज रेशियो उनका सेपरेशन होगा। जैसे ब्लू वाले का क्या होगा, मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा, कम होगा, तो मतलब इसका मास क्या होगा, कम होगा, चार्ज ज़्यादा होगा इस पर, मास कम होगा, तो ऑब्वियस है कि इसका जो ओवरऑल रेशियो होगा क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रीन, और ग्रीन का एज़ कम्पेयर टू रेड। अब इनकी क्या हो रही है, शॉर्टिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो, मतलब सेपरेशन हो रहा है। और इसको एनालाइज कौन कर रहा है, मास एनालाइजर, ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई कितना टाइम लगा उसको फ्लाइट करने में, मतलब रन करने में, पहुँचने में डिटेक्टर तक, ठीक है। ये क्या मास एनालाइजर है। देन उसके बाद क्या होगा, डिटेक्शन होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्शन, डिटेक्टर के पास जाएंगे अभी अकॉर्डिंग टू, अब इनका सेपरेशन तो हो चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट में, मतलब इनका अकॉर्डिंग मास एनालाइजर मास को एनालाइज कर लिया है, मतलब मास टू चार्ज रेशियो। अब क्या होगा कि अभी डिटेक्टर में जाएंगे, अभी क्या होगा डिटेक्टर में क्या होगा,
जो भी इनका अकॉर्डिंग टू जो भी मास टू चार्ज रेशियो उसको डिटेक्ट करके क्या होगा, इनकी पीक्स का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू रेशियो, है ना। मतलब ये जो डिटेक्टर का काम होता है मेनली कि जो भी पीक्स आएंगी मतलब उस सिग्नल को, मतलब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, मतलब जो भी सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है, जो डिटेक्टर का काम होता है। फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देना कंप्यूटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेल लेवल डायग्राम। देन डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ESI एंड मल्टी MS। एक तो सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है, आयनाइजेशन करते हैं ये नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मिक्स सैंपल में से भी जैसे हमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन है तो उसको हमें उसके मोलेकुलर मास को हमें डिटरमाइन करना है तो इसके इन दोनों के थ्रू हम कर सकते हैं। ये सेंसिटिव सैंपल के, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जब हम जिनके थ्रू हम सेंसिटिव सैंपल को एनालाइज नहीं कर सकते। बिकॉज सेंसिटिव सैंपल जैसे सपोज करो कि कोई भी जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है या फिर कोई भी अन्य अदर टेक्निक, जब हम क्या करते हैं उनके ऊपर हम कोई भी मतलब कि जैसे कि मतलब कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, कोई मिक्सचर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है सेंसिटिव सैंपल हमारा डिनेचर हो जाए। तो हम ESI मल्टी MS जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिव सैंपल के भी मोलिकुलर मास को हम एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टोरेज जो भी सॉलिड सैंपल्स होते हैं उनकी स्टोरेज और उनकी प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ESI मल्टी MS। अब हम लास्ट पढ़ते हैं टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। टेंडम मतलब होता है रिपीट होता है। जैसे MS इसको MS/MS से रिप्रेजेंट करता है, मतलब दो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा, मतलब दो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रा का यूज़ होगा, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। अब देखो हम एडमन मेथड जो कि केमिकल मेथड है प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, तो एडमन मेथड का तो हम यूज़ करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी हम अगर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं लगभग 25 रेसिड्यू की, तो उसको भी हम डायरेक्टली सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MS/MS से, ठीक है। इसमें क्या होते हैं ना, 2 MS लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, देखो सबसे पहले वही है कि इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन सोर्स होगा, मतलब सबसे पहले हमारा सैंपल होगा, है ना। सैंपल होगा उसको हम वही गैसेस स्टेट में करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन सोर्स है, मतलब ये SI है जो भी है, या भी कोई भी आयनाइजेशन सोर्स लिया है हमने, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने क्या किया, अपने सैंपल को आयनाइज किया। अब आयनाइज करने के बाद जो भी देखो सैंपल जो भी हमारा आयनाइज हो गया ना, अब उसके बाद हम इसको मास स्पेक्ट्रम 1 MS1 उसके अंदर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे। अब MS1 का काम क्या होता है, अब जो भी हमारा सैंपल आया ना, तो अब उस सैंपल में हो सकता है मैनी प्रोटीन्स हो, मतलब बहुत सारे मैनी टाइप्स की प्रोटीन्स हो, ठीक है। अब जिस भी मतलब प्रोटीन के हमें सीक्वेंस पता करनी है, क्या सीक्वेंस है उसमें, क्या कौन कौन से अमीनो एसिड कहाँ पे लाई कर रहे हैं, है ना, उनकी सीक्वेंसिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की हमें अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करनी हो तो ये MS1 का काम होता है। उस पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करता है, कहाँ पे कोलेजन जो सेल होता है ना उसके अंदर ट्रांसमिट करता है। अब कोलेजन सेल का काम क्या होता है, देखो कोलेजन सेल का काम होता है कि ये जो भी हमारा प्रोटीन आता है जिसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है, तो उस प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स बनाता है, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स बनाता है अकॉर्डिंग टू। अब देखो 4 स्पीसीज तो बन चुकी थी हमारे पास, सभी सैंपल हमारा आयनाइज तो हो चुका था। अब कोलेजन सेल में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अब वो भी देखो कोलेजन सेल में बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, ताकि अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हीलियम का बोmbardment होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो वो अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो भी फ्रेगमेंट्स हैं, अब जितने भी फ्रेगमेंट्स बने होंगे उस पर्टिकुलर प्रोटीन के, ठीक है, तो उसको MS मतलब मास स्पेक्ट्रम 2 के अंदर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब MS जो 2 होगा ना, अब इसमें क्या होता है, जो भी फ्रेगमेंट्स बने होंगे अलग अलग साइज के होंगे, अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो क्या करता है, ये सेपरेट कर देता है, उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद MS2 के थे हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्टर से उसके बाद हमारे पास क्या एम्पलीफायर के बाद हमारे पास चार्ट फॉर्मेशन होता है, मतलब ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। नीचे में जो फिगर है उसमें भी देख सकते हैं, सबसे पहले आयन सोर्स है, मतलब हमने सबसे पहले अपने जो भी हमारा सैंपल है उसको हमने आयनाइज किया, है ना। अब कितने प्रोटीन थे सैंपल में, 1 2 3 4 5 प्रोटीन थे उस सैंपल में, ठीक है। अब हमने क्या करा कि सभी सैंपल्स को हमने आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने के बाद हमारे पास क्या है कि MS1 का काम होता है, किसी पर्टिकुलर जो प्रोटीन जिसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है ना, उसी को क्या करता है, कोलेजन सेल में भेजता है, ठीक है। अब MS1 का काम, जैसे सपोज करो हमारे पास प्रोटीन 3 है, उसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है कि कैसे मतलब अमीनो एसिड की पता करना है कौन से अमीनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सपोज करो प्रोटीन 3 है उसके में सीक्वेंसिंग करनी है, तो MS1 का काम होता है उस स्पेसिफिक प्रोटीन को सिलेक्ट करता है, देन उसको कोलेजन सेल में भेजता है। कोलेजन का काम क्या होता है कि उस प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट्स बनाना, जो भी प्रोटीन जिसकी सीक्वेंसिंग करनी है उसके फ्रेगमेंट्स बनाएगा। देन उसके बाद फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो डिटेक्ट करता है हमारा मास स्पेक्ट्रम 2, ठीक है। देन डिटेक्ट करके उनको डिटेक्टर को भेज देता है। डिटेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो भी सिग्नल आता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद ग्राफ एम्पलीफायर से वापस होगा, ग्राफ का फॉर्मेशन होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि जो कोलेजन सेल है वहाँ पे हाई एनर्जी बोmbardment, हाई इलेक्ट्रॉन को बोmbard किया जाता है, हाई कंप्रेशन जनरेट किया जाता है, ताकि हमारे पास जो भी जिस प्रोटीन की हमें सीक्वेंसिंग करनी है तो उसके जो बॉन्ड्स हैं उनका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ कि ग्लूटामिन और ग्लाइसिन है उनके और मतलब ग्लाइसिन और वैलिन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। सपोज करो कि पहले जो हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड जो है ना वो 1500 उसका मोलिकुलर वेट है, ठीक है। अब मतलब क्या होगा कि जैसे ग्लूटामिन ग्लाइसिन के बाद मतलब इनका आपस में फ्रैगमेंट्स बनने के बाद, इनका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसका जो मोलिकुलर वेट रह गया 1385 रह गया। मतलब इसका मतलब ग्लूटामिन और ग्लाइसिन जो है उसका वेट कितना था, दोनों का मिलाकर 187। तो इस तरह से और भी अलग जगह पे भी हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं उनका ब्रेक हो सकता है। तो कोलेजन सेल में वही है, मतलब सेम सभी बॉन्ड्स के पास मतलब इक्वल एनर्जी के मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वो बॉन्ड होगा, तो इस वजह से मतलब कोई भी बॉन्ड जो ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर ऑल पॉसिबल हमें बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ग्लूटामिन ग्लाइसिन के बीच में, ग्लाइसिन वैलिन, हर पॉसिबल बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उतने चांस पीसेस और उतने ही क्या होंगे, पीक्स का फॉर्मेशन होता है ना। अब इस तरह से हम हर अमीनो एसिड का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट हमें सीक्वेंस अगर पता करनी हो प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की, तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो ग्लूटामिन में अगर सीक्वेंसिंग करनी हो प्रोटीन में अमीनो एसिड की, तो हम कैसे करेंगे, देखो। तो इसके लिए पता है क्या करेंगे हम, जैसे मान लो सपोज करो जैसे ग्लूटामिन ग्लाइसिन वैलिन है ना, उसके बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब ग्लूटामिन ग्लाइसिन वैलिन और वैलिन और एस्पारेजिन, ठीक है, एस्पारेजिन एस्पार्टिक एसिड एस्पारेजिन, ठीक है। तो वैलिन और एस्पारेजिन बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे, मतलब यहाँ पे भी 3 अमीनो एसिड, उधर भी 3 अमीनो एसिड। इस तरह से हम अगर 3 का इकट्ठे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंसिंग पता करनी हो तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एडमे मेथड से थोड़ी फास्ट होती है, एडमे मेथड जो कि केमिकल मेथड है भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए होता है ना। और ये जो बस यहाँ पे इतना डिफरेंस होता है कि ये फास्ट होता है, बट ये शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी सीक्वेंसिंग कर सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इन द ग्राफिकल फॉर्म में। अब देखो जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे उतनी पीक्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग उतनी हमारे पास ये चार्ज स्पीसीज को शो किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो उनका सेपरेशन दिखा रखा है, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक स्टेबल पीक होगी। अब जैसे अगर हम मान लो इसमें में पेप्टाइड का मोलिकुलर वेट पता करना हो, तो कोई इतनी सारी पीक्स हैं, सभी का M1 M2 निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई 2 पीक ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 784 वाला और 813 वाला है, इन दोनों को ले लो। इसमें से हमारे पास जो 813 है उसको तो M2 ले लो, और 784 है जो उसको ले लो हमारे पास M1। तो इसको सॉल्व करोगे जो भी आ जाएगा उसके आसपास ही मतलब मेरा मोलिकुलर वेट आएगा उस प्रोटीन का, उस पेप्टाइड का, ठीक है। सभी को कैलकुलेट करने को जो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बस हमारे पास क्या होगा कि अभी ग्राफ होगा टेबल ये, ठीक है। इसको हम टेबल फॉर्म में कर लेंगे कन्वर्ट, और उसके बाद टेबल फॉर्म के बाद इसका हम क्या करते हैं, मोलिकुलर चार्ज रेशियो के बेस पे हम इसका जो भी प्रोटीन है उसका मोलिकुलर वेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो हमारे पास ना ये दिखा रखा कि जैसे पहले हमने ए और आर अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, तो सबसे पहले हमारी पीक आई आर अमीनो एसिड की, ठीक है, आर एन टर्मिनल के पास था। उसके बाद आर और ए के बीच का हमने बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ए के बाद आर था। सपोज करो कि हमने ए और आर और एस के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया। तो इस तरह से मतलब हमारे पास क्या होगा कि पूरे जैसे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद पूरी एक सीक्वेंस मतलब हमें देखने को मिलती है, पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने आर लिखा, उसके नीचे फिर हमने क्या करा ए आर, इस तरह से ओवरलैपिंग मैनर में लिखना है, तो पूरी सीक्वेंस जो है प्रोटीन की पता चल जाती है हमें। हम लिमिटेशन देखते हैं टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे अब यहाँ पे देखो तुम्हें पता है सोल्यूसिन लूसिन है, दोनों का लगभग एग्जैक्ट मास होता है, मतलब सेम मास होता है इनका बिल्कुल, है ना। तो सेम मास होने की वजह से तो अगर सेम मास होगा तो हम यहाँ पे टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्यों, बिकॉज एज इन नाउ, क्योंकि अगर प्रोटीन में हमारे पास आइसोल्यूसिन लूसिन जैसे दोनों प्रेजेंट हैं प्रोटीन में, ठीक है, दोनों का मोलिकुलर जो वेट है, दोनों का मास है जो वो एक जैसा होता है, तो हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास क्या होता है, कई बार कोई प्रोटीन है, ठीक है, उसमें ना कुछ अमीनो एसिड रिपीटेड प्रेजेंट होते हैं, है ना। रिपीटेड प्रेजेंट हो गए ना तो उसकी भी हम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है EGIL, या फिर EGIL है, फिर बीच में R है मान लो, फिर उसके बाद है LGIE, ठीक है। अभी चारों अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं अमीनो एसिड, और रिपीट हो रहे हैं अमीनो एसिड, तो यहाँ पे हम टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम इनको एनालाइज नहीं कर पाते कि कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद है, ठीक है। तो लगभग हमारे पास सभी सेपरेट अमीनो एसिड हों तो आसानी से हम कर सकते हैं टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास क्या होगा कि सभी अमीनो एसिड से लगभग अगर रिपीटेड अमीनो एसिड्स होंगे तो ये पता करना कि जैसे EGIL है कि E के बाद G है, या दूसरी तरफ हमें दिखा रखा है कि GILE, तो या फिर G के बाद L है, ठीक है। E के बाद G है या फिर G के बाद
एल है, तो हमें पता करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन भी होगा, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, तब और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ग्लूटामीन है, लाइसिन रेजिड्यू है, तो इनका भी मोलिकुलर मास लगभग सेम होता है, सिर्फ 0.036 डाल्टन का ही डिफरेंस होता है, तो उसको भी यहाँ इसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज ये है, एक तो मतलब कि जैसे कि में ही प्रोटीन को सीक्वेंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एडमन मेथड। अब क्या होता है, जब कई बार क्या होता है कि एन टर्मिनल ब्लॉक्ड होता है, तो एडमन मेथड के थ्रू हम उसको सीक्वेंस को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते प्रोटीन सीक्वेंस को, बट हम टेंडर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम जो भी पोस्ट ट्रांसलेशन कभी हम प्रोटीन के ऊपर जो हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कितना मतलब चेंज हुआ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद, कितना चेंज हुआ प्रोटीन के मोलिकुलर मास में, तो उसकी हम स्टडी कर सकते हैं टेंडर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और फोर्थ ये है कि टेंडर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम देन फिफ्थ ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सैंपल है, तो उसमें से हम किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मास स्पेक्ट्रम 1 में देखा था ना, मास स्पेक्ट्रम 1 के थ्रू हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ सैंपल था, उसमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सैंपल की हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ एप्लीकेशन या एडवांटेज ये है इसकी कि टेंडर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम कोई भी अगर सैंपल हमारा मिक्सचर हमारा अगर कंटामिनेटेड है, तो उस सैंपल की भी हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो द लैक्टोस्पिरा आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ESI, और हमने ESI किया हमने मिक्सचर ऑफ 2 पेप्टाइड के ऊपर, तो हमें पीक्स मिली विद मास टू चार्ज रेशियो। तो विद मास टू चार्ज वैल्यू क्या आई है 301, 401, 501, 601, और मोलिकुलर वेट हमारे पास पेप्टाइड का ये दिखा रखा है। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, बिल्कुल सेम जो इसका आंसर आया था 1200 एंड 1500, तो मैं पहले करवा चुकी हूँ कि 301, 401, 501, 601, मतलब कि इसमें वही M1 M2 लेके दोनों को मतलब सभी का मास लेके एवरेज निकाल के उसके बाद हमने किया था कि 1200 और 1500 आया था ना। क्वेश्चन इज द लैक्टोस्पिरा आयनाइजेशन, इसमें हमने ESI किया हाईली प्योरीफाइड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर हमने इसको आयनाइज किया मतलब, और उसने बहुत सारी मल्टीपल क्लोजली स्पेस पीक्स को शो किया, तो ये क्या हो सकता है, तो मतलब किसकी वजह से ये अराइज हुई है, तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन होगा प्रोटीन का ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, ऐसा कुछ तो है नहीं है ना। प्रेजेंस होगा मल्टीपल कन्फर्मेशन का, मतलब ये कहते हैं कि ये जो पीक्स आई है ना क्लोज स्पेस पीक्स, वो किसकी वजह से अराइज हुई हैं, कहते हैं कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन की वजह से आई हैं, ठीक है। या फिर मल्टीपल कन्फर्मेशन है प्रोटीन्स की, अलग अलग कन्फर्मेशन में है, उसकी वजह से आई है, या फिर वो मल्टीपल 4 स्पीसीज़ है, या फिर वो एक्सटेंसिव प्रोटीन एग्रीगेशन है प्रोटीन, मतलब मल्टीपल सब यूनिट्स का एग्रीगेशन था, इसकी वजह से हुई है। देखो इसमें ना हमारे पास ठीक है डिग्रेडेशन तो होगा प्रोटीन का, मतलब कि प्रोटीन फ्रेगमेंटेड होगा, बट लेकिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे स्पेक्ट्रम में तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन अगर प्रेजेंट होगी मतलब प्रोटीन की अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होगी, बट हम किसी एक सैंपल को किसी एक प्रोटीन को लेकर हम देख रहे होते हैं ना, उसकी हमें मोलिकुलर वेट देखना होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो मल्टीपल 4 स्पीसीज होगा ऑफ द प्रोटीन की एक प्रोटीन है, प्योरीफाइड प्रोटीन है। जब हमने इस प्रोटीन पे लैक्टोस्पिरा आयनाइजेशन किया तो इस एक प्योरीफाइड प्रोटीन, देखो एक सिंगल प्रोटीन बोल रहे हैं, तो प्योरीफाइड प्रोटीन जो है उसकी क्या होगी मल्टीपल 4 स्पीसीज बन गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो मल्टीपल क्लोजली स्पेस पीक्स हमें देखने को मिली, ठीक है ना। अब हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, इन्होंने बोला कि हाईली प्योरीफाइड एक सिंगल हाईली प्योरीफाइड प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक डज मोलिकुलर फ्रेगमेंटेशन ऑफन क्लोज टू द कोवलेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसमें से कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम केमिकल स्ट्रक्चर जो है बायोमोलिक्यूल का उसको हम कोवलेंट केमिकल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल का हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो कौन सा अभी हमने पढ़ा भी था माइल्ड रेट ऑफ MS स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना, मतलब टेंडर मास अभी सीक्वेंस पता किया था, प्रोटीन सीक्वेंस हमने टेंडर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, मतलब यहाँ पे सिंपल हम माइल्ड रेट ऑफ से भी पता कर सकते हैं, माइल्डी MS ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टी स्पेक्ट्रम ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। मल्टी स्पेक्ट्रम जब हमने किया किसी भी पेप्टाइड का, तो उसने जो शो की पीक एट M/Z रेशियो पे वो आई थी उसकी 3600, मतलब कि 3600 पे आई, ठीक है। जब हमने ESI स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया तब उसकी पीक आई एट M/Z रेशियो पे, कितने पे आई, मतलब उसके फ्रैगमेंट्स बन गए, तो वो ये देखो माल्डी से वहाँ पर एक ही फ्रैगमेंट मिला जो कि 3600
वेट का था, मास का था, मोलिकुलर मास का। जब हमने ESI स्पेक्ट्रम किया तो हमारे पास जो पीक्स आई वो हमारे पास कितनी पीक्स आई, 3 पीक्स आई, ठीक है। एक तो 721 पे, 901 पे और 1801 पे आई, ऑब्टेन किया हमने, ठीक है। और जब हमने माल्डी MS स्पेक्ट्रम किया, मतलब टैंडम रिपीट वाला हमने किया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को रिकॉर्ड किया, तो मेरे नंबर ऑफ पीक्स आई विद मास टू चार्ज रेशियो लेस देन 3600 था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला है कि मास जो है वो लेस देन 360 है, इसका मतलब इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ पिक्स बने, इसका मतलब तो जितनी पिक्स बनेगी उनका मास होगा 3600 से तो कम ही होगा, है ना। उसको हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने स्पेक्ट्रल डाटा इंडिकेट द पेप्टाइड इज, तो बताना है कि जो डाटा है वो क्या इंडिकेट करता है, इसके पेप्टाइड के बारे में क्या बताता है, ठीक है, कि वो हाईली इम्प्योर है, प्योर विद मोलिकुलर मास 3600 एंड पार्शियल सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड कैन बी डिटरमाइंड, highly unstable and degrade rapidly, degrade under condition employed for recording ESI spectrum। तो ऐसा हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्रोटीन हमारा प्योर है या इम्प्योर है। देखो प्योर या इम्प्योर तो हम उसकी सबनेट्स को देख के पता करते हैं, उसका मोलिकुलर वेट एक जैसा है नहीं है, तो ऐसा तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है ना। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ भाई 3600 उस प्रोटीन का मोलिकुलर वेट हो सकता है, क्योंकि हमें माल्टी के थ्रू पता चला है, और MS स्पेक्ट्रा के थ्रू हम इसके पार्शियल सीक्वेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ही सेकेंड इज करेक्ट। मल्टीमास स्पेक्ट्रम ऑफ द पेप्टाइड गिव अ सिंगल पीक मिली, ठीक है, कितने की, 2000 की एट द मास टू चार्ज रेशियो। जब ESI मास स्पेक्ट्रम की हमने उसी सेम पेप्टाइड का, तो हमें मल्टीपल पीक्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करती है, तो ऑब्वियस है ESI किया तो हमें मल्टीपल पीक्स मिली, माल्टी में सिंगल पीक मिली, इसका मतलब मल्टीपल चार्ज स्पीसीज होगी हमारे पास, एक ही कंपाउंड की, एक ही प्रोटीन की, जिसको ऑब्जर्व किया ESI स्पेक्ट्रम में। The next question is highly purified peptide P1, P2, P3 were subjected to multi-mass spectral analyze the following observation वन में। देखो ये क्वेश्चन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से है, मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं बट मैं फिर भी करवा देती हूँ, ठीक है, समझा देती हूँ। देखो प्रोटीन जो बन है वो शो कर रहा है उसका मास टू चार्ज रेशियो में 16 हो गया, मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सपोज करो पहले हमारे पास क्या हुआ कि उसका जो मास था वो 100 था, आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद उसका मास क्या है 16 से बढ़ गया, मतलब 116 हो गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, कौन सी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुई होगी इस प्रोटीन में जिसकी वजह से उसका मास 16 से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सेकंड प्रोटीन जो P2 है वो शो कर रहा है इसका मास टू चार्ज रेशियो 80, मतलब पहले से 80 ज़्यादा हो गया, ठीक है। एंड साथ में बोल रहे कि MS स्पेक्ट्रा मतलब टेंडम मास स्पेक्ट्रा ऑफ द पेप्टाइड रिजल्टेड इन अ प्रिकर्सर आयन विद मास टू चार्ज रेशियो। अब एक और जब हमने MS स्पेक्ट्रा किया उस प्रोटीन उस पेप्टाइड का, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, तो उसका जो मास टू चार्ज रेशियो हुआ पहले एक्सपेक्टेड मास टू चार्ज रेशियो से 98 कम हो गया, ठीक है। अगला P3 शो करता है कि मास टू चार्ज रेशियो जो है वो डबल हो गया पहले वाले से, मतलब जैसे मान लो पहले 100 था अब 200 हो गया है, मतलब उसका जो वेट मतलब डबल हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो कंप्राइज ऑल द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। देखो बोल रहा है कि पहला जो प्रोटीन है ना उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, हो सकता है ऑक्सीडेशन हो गया, वाटर ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कोई, है ना, हो सकता है कि ऑक्सीडाइज हो गया वो 16 से उसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। P2 में कह रहा है कि अंडर को ऑक्सीडेशन हुआ हो एट मल्टीपल मिथोनिन रेसिड्यू, बट 80 जब भी मोलिकुलर वेट बढ़ता है वो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बढ़ता है, मतलब कि जब हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं ना तो 98 से मोलिकुलर वेट बढ़ता है, बट जब फॉस्फोराइलेशन करते हैं वो डिपेंड करता है हम कौन सी फॉर्म में फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, H3PO4 H3PO3, इस तरह से एक मॉलिक्यूल वाटर का भी रिलीज होता है। तो अब 98 में से 18 माइनस करेंगे तो 80, मतलब कहने के बाद जब हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो 18 से गेन होता है, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल वेट होता है वो 18 से गेन होता है, ठीक है। और ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन में देखो P1 प्रोटीन बना उसमें ऑक्सीडेशन हुआ हो सकता है ना। P2 में कह रहा है कि फॉस्फोराइलेशन हो गया हो कि 80 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 80 से ज़्यादा हो सकता है। अब देखो नीचे लिया हो कि 98 से कम हो रहा है, तो ये भी फॉस्फोराइलेशन की वजह से ही होता है ना, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन हो गया हो। सपोज करो डीफॉस्फोराइलेशन हो गया तो जब फॉस्फोराइलेशन से 98 बढ़ रहा है ना, तो डीफॉस्फोराइलेशन से 98 कम भी तो होगा ना, तो हो सकता है कि 98 कम हो गया, हो सकता है डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब अगले में बोल रहा है कि प्रोटीन का डायमर बन गया हो, प्रोटीन का वेट क्या होगा, डबल हो गया हो, तो यहाँ ऑप्शन में भी ये लिखा होगा कि P3 प्रोटीन जो है वो क्या हो गया हो, डायमर बन गया हो, कोवैलेंट डायमर फॉर्मेशन होगा, तभी करके मोलिक्यूलर वेट क्या होगा, डबल हो गया हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हमारा जो अपकमिंग वीडियोस आएगी प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे, तो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन मतलब कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री और प्रोटीन डिग्रेडेशन सीक्वेंसिंग है, दोनों में ओवरलैपिंग है, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे मतलब कवर हो जाएंगे। ओके बाय बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।